कल भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दोनों पूरा कंप्लीट किया गया था। परिपूर्ण संख्या बताना था। यहां तक कोई दिक्कत है? कल आपने हेडिंग डाला था परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हमने कहा था परिपूर्ण संख्या क्या है? तो परिपूर्ण संख्या किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दुगुना के बराबर है तो उस संख्या को बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। समझ में आ गया ना? इसी चीज को लिख लीजिए। किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दो गुना के बराबर है, किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दुगुना के बराबर है तो उस संख्या को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब आता है ना सबको? गुणनखंड का मतलब होता है किससे किससे विभाजित है, कितनी संख्याओं से विभाजित है, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए 4 का, तो 4 के कितने गुणनखंड है? तो आप कहेंगे 1, 2 और 4। 4 के 3 गुणनखंड है। तो हमने कहा कि किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि इस संख्या का दुगुना होना चाहिए, तो जोड़ दीजिए कितना आएगा? 4 3 7, 7 आएगा ना। ये इस संख्या का ये दुगुना नहीं है, इसका मतलब 4 परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे सबसे छोटी आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए नोट करके। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। समझ में आ गया ना? अगर 6 का आप गुणनखंड करेंगे 6, तो 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 से विभाजित होगा। 6 3 9 3 12, तो 12 आ गया। ये इस संख्या का दुगुना है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं समेशन ऑफ फैक्टर बराबर कितना होना चाहिए? 2n। यानी संख्या का दुगुना, मतलब जो हिंदी में लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यफ का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। इंग्लिश में नाम लिखते हैं फैक्टर। फैक्टर तो फैक्टर का जो योग ये सम है। ई का मतलब जो इस टाइप का चिन्ह होता है इसको बोलते हैं समेशन। सही ना? तो सम का मतलब योग, यस यू एम, सम सम मतलब योग होता है। तो फैक्टर का जो योग है वो संख्या का दुगुना होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। तो ऐसे देखिए बहुत कम ही संख्याएं हैं। जैसे एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 28 और तीसरी संख्या है 496। समझ में आ गया ना? तो आप सिर्फ ये संख्या याद कर लेना, 6, 28 और 496। बाकी इसमें कोई सवाल और नहीं बनेगा, सिर्फ यही पूछेगा कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है या कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है। तो आप ध्यान रखना 6, 8 और 496। तो 496 भी जल्दी नहीं पूछता है, सिर्फ 6 और 28, क्योंकि 496 आप निकाल नहीं पाएंगे। मतलब एक प्रकार से जीएस टाइप का सवाल हो गया ना। तो 6 और 28 तक तो आप समझ सकते हैं, ऑप्शन में लिखा होगा गुणनखंड कर लेंगे। लेकिन 496 का गुणनखंड करके और उनको जोड़ना इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना ये चीज? तो बस आपका ये इतना ही टॉपिक है। क्लियर हो गया होगा सबको परिपूर्ण संख्या। ऐसा नहीं कि केवल 3 ही है, और भी है, लेकिन फिर ऐसे 4 अंकों में आ जाएंगी। सही ना? मतलब बहुत दूर दूर संख्याएं हैं, इसलिए आप कम से कम 2-3 संख्या केवल याद करिए।
संख्या रेखा सुने हैं, नंबर लाइन, नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है? संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा का प्रयोग किया जाता है, सही ना, जिसमें सभी अंक विद्यमान होते हैं, सभी संख्याएं विद्यमान होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। तो ये चीज आपने 3-4 में पढ़ा होगा, लेकिन 3-4 का पढ़ा याद नहीं रहता, मतलब बहुत बेसिक क्लासों में 2 या 3 में है। तो संख्या रेखा क्या होता है? सभी भी किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक तरीका है, सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका है संख्या रेखा। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में सबसे बिचला पॉइंट कौन सा होता है? जो बीच में होता है, इसको बोलते हैं जीरो। समझ में आ गया ना? इसके इधर अगर चलेंगे तो इधर इसे समान खानों में बटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। इधर भी, अब इधर कौन सा होगा? हाँ, माइनस में पड़े होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इधर भी इनफाइनाइट तक। यानी संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, यानी सभी संख्याओं को, मोटे शब्दों में तो ये हो गया ना, सभी संख्याओं को। यानी किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा की सहायता ली जाती है, यानी संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित किया जाता है। तो संख्या रेखा में एक चीज आप देख रहे होंगे कि जीरो से इधर या कहीं भी आप इधर की संख्याएं जैसे जैसे चलेंगे, दाईं तरफ चलेंगे, संख्या का मान बड़ा होगा। से हम आपसे पूछे -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है। -2 बड़ा ना। जिस संख्या के आगे माइनस लगा होता है, अगर न्यूमेरिकल मान बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब -2 बड़ा है, -5 छोटा है। क्लियर है ना ये चीज? तो हम ये कह सकते हैं संख्या रेखा पर दाईं तरफ अगर हम चलते हैं तो धीरे धीरे मान बड़ा होगा, है ना। कहीं भी आप हैं, से अगर आप 2 से दाईं तरफ चलेंगे तो 2 से दाईं तरफ चलने पर मान बढ़ेगा, 2 से बाईं तरफ चलने पर मान घटेगा। तो संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलने पर मान बढ़ता है, बाईं तरफ चलने पर मान घटता है। ध्यान रहेगा ना? लिख लीजिए एक लाइन, संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलने पर मान बढ़ता है तथा बाईं तरफ चलने पर मान घटता है। संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलने पर मान बढ़ता है तथा बाईं तरफ चलने पर मान घटता है। किसी को दिक्कत है? देखिए, यह है आपका शून्य। अब संख्या रेखा पर क्या होता है? सम संख्या और विषम संख्या, 2 संख्या हम लोग सुने हैं। तो जो संख्या रेखा पर संख्याएं हम लोग लिखे हैं, ये सारी संख्याएं सम है या विषम है? ठीक ना, मतलब दोनों है, सम और विषम दोनों है। तो हाँ, सब नहीं है, मतलब उसमें कुछ संख्याएं सम है, कुछ विषम है, सही ना। मतलब जो संख्या है सम और विषम दोनों है। तो देखिए, संख्या रेखा पर एक संख्या सम, एक संख्या विषम, एक संख्या सम, एक संख्या विषम, इस टाइप से होता है। जैसे 7, तो 7 5 3 1, समझ में आ गया ना? ये संख्या कौन सी है? विषम संख्या है। जैसे 2 4 6, मतलब जो भी है, ये संख्याएं कौन सी है? तो संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि 1 1 के अंतर पर सम संख्याएं भी है, 1 1 के अंतर पर विषम संख्याएं भी है। समझ में आ गया ना? अब संख्या रेखा कैसे बना? अगर संख्या रेखा की हमने परिभाषा भी नहीं लिखा, तो संख्या रेखा पर रहिएगा, हमने सभी संख्याएं को प्रदर्शित संख्या रेखा पर कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर देखिए, अगर 1 से इनफाइनाइट तक लिखा है तो ये कौन सी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, ये तो है ना। और इधर अगर देखिए तो इधर -1 से इनफाइनाइट तक लिखा है, ये भी प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन इसका ऋणात्मक मान है। शून्य है तो शून्य क्या होता है? शून्य उदासीन होता है। शून्य क्या है? शून्य उदासीन है। उदासीन मतलब ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, पूर्णांक है। शून्य उदासीन पूर्णांक है। शून्य क्या है? तो आप ध्यान रखना कि शून्य उदासीन पूर्णांक है, मतलब ये भी पूर्णांक ही है, ऐसे नहीं कि पूर्णांक नहीं है, शून्य भी पूर्णांक है। तो सारी संख्याएं पूर्णांक है।
तो हम ऐसे कह सकते हैं संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा पर सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा शून्य का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब एक ग्रुप है, एक परिवार है, ये तो है ना। इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, अगर शून्य को हम इधर शामिल कर लें तो कहेंगे ये क्या है, ये है आपका पूर्ण संख्या। बोले तो पड़े ना, पूर्ण, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है पूर्ण संख्या है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, ये सब क्या है, ये सब आपकी संख्या रेखा है, या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी संख्या रेखा पर सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा शून्य तीनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी को दिक्कत है? तो सम और विषम अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सम विषम में एक चीज क्लियर हो गया कि सम और विषम पर एक संख्या सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, यानी सभी सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर और सभी विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का ही अंतर होता है। ये तो हुआ ना भाई। 2 के बाद 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, ये तो है ना। और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा 2 का अंतर। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप, सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। आप लोग बताइए। 4। कल कहा सम संख्या 4 होगा। तो बहुत बेसिक बात है, हम बिल्कुल समझने की गारंटी है। समय की चिंता मत करिए, सिलेबस 4 महीने में खत्म हो जाएगा। एग्जाम डेट आ गया है ना, एग्जाम डेट आ गया। हाँ, सम संख्या केवल पूछे हैं 4। देखिए अब अगर कोई ऐसे पूछ ले जैसे हमने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 है या 4 है या और कुछ है, अभी क्लियर करते हैं। समझ लिखिए, सम संख्या क्या है? तो सम संख्या का मतलब होता है ऐसे पूर्णांक, सही ना। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होता है। पूर्णांक -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, सही ना। तो ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं उनको सम संख्या कहते हैं। तो लिख लेना एक लाइन, ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाएगा वो आपका सम संख्या है। सिंपल सा मतलब। अब जैसे हमने कहा 4, तो क्या 4 में 2 का भाग जाएगा? विभाजित होने का मतलब शेष 0 आ जाए, तो 4 में 2 का भाग देंगे शेष 0 आ जाएगा ना। 2 2 1 4। नहीं समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है ना? बिल्कुल आराम से समझिए। 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? शेष 0 आएगा। आर का मतलब शेष, रिमाइंडर, शेष 0 आएगा। अगर हम कहें 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा शेष? यहां भी 0 आएगा। इसका मतलब 6 भी 2 से विभाजित होगा, 10 भी 2 से विभाजित होगा। तो हम आपसे करें कि 2 में अगर 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 0। इसका मतलब 2 भी तो सम संख्या है, 2 सम संख्या है ना। तो जो 4 वाले थे वो तो गलत हो गए। लेकिन आप कल 4 ही बताए, 4 हमने कल बताया था। मैं कहे कि हम 2 नहीं, कल सम नहीं बोले थे, कल भाज्य और अभाज्य की बात कर रहे थे। कल हमने सम पढ़ाया ही नहीं था। कल सम नहीं पढ़ाए थे ना। कल हमने ये भी कहा था कि थोड़ा सा समय बचा, इसलिए आप परिपूर्ण संख्या लिखिए,
क्योंकि सम और विषम का लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, है ना, समय खींचेगा। तो सबसे छोटी 2 है, किसने कहा दिया, ये सही है। लेकिन हमने कहा कि नहीं 0, तो 0 में भी अगर आप 2 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा, इसका मतलब 2 से छोटा तो 0 हो गया। लेकिन हम कहें कि आप -4 में 2 से भाग करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो भी 0 आएगा, इसका मतलब -4 भी है सम। समझ में आ गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम संख्या होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, मतलब 3 प्रकार के, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक और एक होता है उदासीन। समझ में आ गया ना, उदासीन यानी जो सम संख्या होता है वो 3 टाइप का, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो धनात्मक कौन सा होगा, धनात्मक होगा 2 4 6 8 इस टाइप का, 2 4 6 8, समझ में आया अनंत तक। ऋणात्मक कौन सा होगा, -2 -4 -6 -8। उदासीन कौन सा होगा, 0। तो ये सारी संख्याएं सम ही है। तो अगर वैसे कोई नॉर्मल पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या, तो पूरा बताइए कि माइनस में भी होता है, अगर माइनस में ले लेंगे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर माइनस को नहीं लेंगे तो सबसे छोटी सम संख्या 0, है ना। और अगर धनात्मक कोई पूछ रहा है तो धनात्मक फिर 2। क्लियर है ना, किसी को दिक्कत है। तो एग्जाम में अगर केवल ऐसे आ जाए, अब देखिए कोई पूछे सर एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानेंगे, तो एग्जाम में ऑप्शन लिखा होगा, बात समझना, एग्जाम में ऑप्शन लिखा होगा ना, 4 ऑप्शन, तो उस 4 में अगर सिर्फ इतना ही पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो अगर उसमें माइनस भी लिखा हुआ है -6 तो माइनस वाला ही लगा देंगे। लेकिन अगर उसमें लिख दिया है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो भल से माइनस लिखा होगा, फिर माइनस वाले को नहीं लगाएंगे, फिर 2 को लगाएंगे। अगर लिख देगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी लेकिन माइनस भी नहीं लगा है, धनात्मक भी नहीं लगा है, तो फिर 0 लगाएंगे। इसका मतलब 3 के तीनों सम है। अब एग्जाम में जैसे पूछेगा, अगर नाम लेके पूछेगा तो नाम लेके बताएंगे, कुछ नहीं नाम लिखा है तो उस तीनों में जो सबसे छोटा होगा चारों विकल्प में उसको सही लगा देना है। क्लियर है ना ये चीज। शून्य उदासीन सम संख्या है, यानी उदासीन पूर्णांक, इसलिए उदासीन सम संख्या भी है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सी संख्या सम है। शून्य 2 सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यहां पर सबसे छोटा लेना, कौन सी सबसे छोटा या सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी सम संख्या है, 0 2 4 6, इसमें कौन सा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ध्यान रहेगा ना ये चीज। तो इसमें आपको 0 लगाना है, 2 नहीं लगाना है। दूसरा सवाल लिखना आप, देखिए सवाल का वैरायटी समझना। दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है। तो फिर अगर यही ऑप्शन लिखा है 0 2 4 और 6, तो भल से 0, लेकिन अब 2 लगाएंगे। हाँ, क्योंकि यहां नाम लिख दिया है, धनात्मक बताना है। समझ में आ गया ना, दोनों में अंतर समझ में आया, इसलिए रटना नहीं है। अगर कोई नॉर्मल पूछ रहा है तो आप 0 नहीं बता सकते हैं, या ऐसे कहा देना, मतलब उसको संतुष्ट करने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए चल रहे थे, कोई रोक के पूछ लेंगे बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो बता देना कि सम संख्याएं 3 टाइप की, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और 0 भी है। इसलिए रियल रूप में तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, सही ना। लेकिन अगर धनात्मक पूछेंगे तो सबसे छोटी 2 है, उदासीन है तो 0 है, और 0 के अंदर भी माइनस में भी सम संख्याएं होती हैं जो धनात्मक है, सही ना। जैसे अगर यही ऑप्शन लिखा होता, यहां हम लिख देते इसी सवाल को, जैसे इसी सवाल लिखा है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी सम संख्या है, और ऑप्शन ऐसे लिखा होता -4 -2
4 और 6, तो सबसे छोटा कौन सा लगाएंगे फिर -4 ही, सही ना। हाँ मतलब ये तो अगर तो धनात्मक है ये 4 है। अगर ये पूछता है इसमें सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है तो फिर 6 लगाएंगे, मतलब सबसे छोटा का मतलब ये -4 ही है, लेकिन धनात्मक में पूछेगा तो इस विकल्प के अनुसार फिर 4 लगाएंगे। भाई वहां विकल्प दिया होगा ना, और सबसे बड़ा पूछेगा तो 6 लगाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यही कहा कि सबसे छोटा कौन सा है तो -4 ही है। समझ में आ गया सबको। अब तो अगर कंडीशनल पूछेगा धनात्मक तो सबसे छोटा 2, उदासीन पूछ रहा है या कुछ नहीं लिखा है तो 0 भी है या माइनस भी है, जो ऑप्शन लिखा होगा उसके अनुसार लगाना है। तो शून्य सम संख्या की नहीं है, हाँ शून्य भी सम संख्या है, ये चीज ध्यान रखना। एक नोट लिखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच सम अथवा विषम इकट्ठे लिख लेना। दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के बीच सदैव कितने का अंतर होगा? हाँ 2 का अंतर होता है। दो क्रमागत सम अथवा विषम, विषम वाला क्यों लिखते हैं? क्योंकि विषम वाले में फिर से लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इकट्ठे लिख लीजिए, सम हो चाहे विषम हो हमेशा 2 का ही अंतर होगा। ये भी हम लोग सीखे हैं कि जैसे अगर 2 है तो अगला सम तभी आएगा जब इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 2 2 4। अगर मान लीजिए 4 लिखा है तो फिर से जब 2 जोड़ देंगे तो 6 आएगा। यानी अगर सम संख्या लाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, और 1 लिखा है तो फिर से 2 जोड़ देंगे तो विषम आ जाएगा 3, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी सम संख्या या विषम संख्या दोनों में 2 का ही अंतर होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n का मतलब देखिए, अब n का मतलब हमने क्या कहा, प्रथम का मतलब होता है 1 से, यानी अब माइनस नहीं जोड़ेंगे, तो प्रथम का मतलब कहां से बताएंगे? 2 से। तो 2 + 4 + 6 + 8, कहां तक हमने पूछा है? n तक, n तक। हाँ, अनंत तक नहीं, n तक। n का मतलब संख्या लिमिट होगा 10 20 50, सही ना। जैसे आपसे कहा देगा कि प्रथम 50 संख्याओं का योग, प्रथम 100 संख्याओं का योग, प्रथम 200 संख्याओं का योग। समझ में आ गया ना। n का मतलब कोई नंबर बताएगा आपसे कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताइए, तो बताइए कोई किसी को पता है फार्मूला कौन सा आएगा? हमने फार्मूला यहां छोड़ दिया है। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी पढ़े हैं, क्या ये समांतर श्रेणी में है ना। तो समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। मतलब यहां से भी तो जुड़ जाएगा ना ये, तो हम इसलिए फार्मूला छोड़ दिए ताकि आप लोग लगा के बताइए, है ना। हमें तो याद है भी हम लिख देंगे, तो हमारे कहने का मतलब याद नहीं करना है, एग्जाम में दिमाग भी लगाना ना। तो फार्मूला ये वाला याद है, इस फार्मूले से सम वाला निकाल सकते हैं। पर n कितने हैं? n का मान ये नहीं है तो n लिखेंगे, n/2 2। a का मान कितना है? पर a कौन सा है? प्रथम पद है ना, प्रथम पद कौन सा है? 2, 2 × 2 + n - 1। सर्वांतर कितने कितने का है? अंतर कितने कितने का है? 2 2 का है। देखिए n/2 यहां से कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस यहां हो जाएगा 2n - 2, ये आएगा ना। अच्छा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख दें n/2, यहां 2n तो ऐसे रहेगा 2n, और 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अच्छा इस 2 से ये 2 कट जाएगा ना, मतलब कॉमन लेके काट देकर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं n/2। यहां से देखना 2 कॉमन है, 2 अगर हम यहाँ कॉमन ले ले, चलिए बाहर ही यहाँ लिख दे रहे हैं 2, तो यहाँ कितना बचेगा? n + 1, और इस 2 से ये 2
कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। तो सीधे सीधे रेडीमेड फार्मूला हो गया n इंटू एन प्लस वन। बस सम संख्याओं के योग का फार्मूला है। तो अब देखिए, हम इसलिए क्योंकि इसी चैप्टर में थोड़ा सा फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने घटाने के लिए फार्मूला लगा देंगे जल्दी से आ जाएगा। बाकी लासा मासा हो गया, नंबर सिस्टम, बाकी और भी चैप्टर हो गए, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, उसमें फार्मूला नहीं है, वो बिना फार्मूले के चैप्टर है। सही ना। अंक गणित में इसी में आपको एक दो फार्मूले और लिखना है, इसके बाद बिना फार्मूले का सवाल लगेगा, सारा सवाल लग जाएगा ना। तो इसलिए हमने यहां पर इसको प्रूफ किया है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ यही एक बेसिक फार्मूला भी याद है तो आप चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी सीरीज में समांतर में होंगे। ये तो है ना। क्योंकि अभी आप देखेंगे इसे विषम संख्या का योग का लिखेंगे तो वहां फिर से एक नया फार्मूला आएगा, तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि सर गुरुजी n इंटू एन प्लस वन बताए थे कि n इंटू एन माइनस वन बताए थे, बटा में 2 लगाना है कि नहीं लगाना है। तो अगर कंफ्यूजन हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो रामबाण फार्मूला लगा देना। सही ना। सबका एक ही तरीका है, समांतर श्रेणी का है, लगा देंगे फार्मूला। चलिए लिखिए, एक दो क्वेश्चन लिखिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा ना। सबका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। 280, 380, 420, 460 लग जाएगा ना। कुल कितने पद हैं? 20। फार्मूला सीधे से लिखा है 20, n का मान 20, तो 20 गुणे 20 और 1 21, 21 दूना 42, 420। कितनी देर का काम है। अच्छा देखिए, ये तो फार्मूला वाला हो गया। अगर हम 20 सम संख्या लिखे तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, क्या हमको आप बता सकते हैं सर अंतिम पद कौन सा होगा? 20 सम संख्या में अंतिम पद कौन सा आएगा? 20 होगा नहीं, दो दो के अंतर पे है ना, 40 होगा। 40 होगा ना 20 पद। भाई अगर 2 लिखा है, पहला 2 है, पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, तो 20वां पद 40, सीधे से डबल कर देना है। 20वां पद कौन सा होगा? यानी हम ये कह सकते हैं सवाल चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, बात एक है ना। तो अगर ऐसे पूछेगा तो भी यही फार्मूला लगा सकते हैं, यहां दूसरा भी लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपके दिमाग में आ गया सर पहला 2 है, अंतिम 40 है, तो हमने कहा था समांतर श्रेणी का योग निकालने का एक फार्मूला भी बताया था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, औसत आ गया ना, और इसी में कुल 20 का गुणा कर दीजिए। तो इसको इससे काट देंगे, आ जाएगा 10, 40 2 42, 42 गुणे 10 बराबर 420। एग्जाम में बुद्धि चलना चाहिए, सही है ना। किसी को दिक्कत है? अब चलिए दूसरा लिखिए सवाल। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बताए? ऐसा इसलिए बताए क्योंकि हर बार प्रथम से नहीं होगा, कभी कभी ऐसे 6 8 से होगा। तो जब 8 से होगा तो जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हमेशा 1 से जोड़ेगा, मतलब 2 से जोड़ देगा, शुरू से जोड़ेगा। और उसने पूछा है 8 से, तो या तो 2 तरीका होगा, या तो पहले 2 से लेके 40 तक जोड़िए, फिर उसमें जो आगे के 3 मान छूटे हैं उनको जोड़ के घटा दीजिए। तो 2 बार लगाना पड़ेगा, इससे लगाएंगे तो एक के बार में आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज?
अगला क्वेश्चन बताइए। 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 44, इसका योग कितना आएगा? कितना? 176। हमारा समझ से ज्यादा आएगा भाई। 176, 40 तो अकेले है, 40 42 तीन 4 पद जोड़ देंगे, अगर लास्ट के चारे जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 342। अब देखिए दो तरीका है, एक आपसे पूछा है 12 से लेके 44 तक जोड़िए। एक तरीका तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, कहां तक जोड़ दें इसको? 44 तक। लेकिन क्या ये योग सही आएगा? सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है 12 तक जोड़िए, तो हम इसी में से माइनस कर दें किसका? जो ज्यादा जोड़े हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कौन सा? 10 तक। 10 तक ज्यादा जोड़े हैं ना। अच्छा, ये अगर 2 से 44 तक है तो इसमें कितने पद होंगे? 2 से 44 तक है तो इसमें कितने पद होंगे? 2 से 44 तक है तो 22 पद होंगे ना। 22 दूना 44। तो ये प्रथम 22 पद जोड़ना है, और प्रथम 22 का फार्मूला कितना था? n इंटू n प्लस 1। यही है। इसका मतलब ये हो जाएगा 22 गुणे 22 और 1 23, ये तो आएगा ना। इसका योग कितना जाएगा? माइनस इसमें कितने पद हैं? 5। भाई 2 के गैप में लिखा है तो 10 तक गिनती लिखने के लिए 5 संख्या, तो 5 गुणे 6 जोड़ लीजिए, तो ये कितना जाएगा? अगर 23 दूना, तो 23 दूना 46 का मतलब 460, और 23 दूना 46, 460 में अगर 46 जोड़ देंगे तो 506 माइनस 30, 30 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? ये 400, 30 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस तो कर सकते हैं ना, 476। सही है ना? आया था आप लोगों का 476, यह जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अभी हमने बताया कि मान लीजिए इसमें कितने पद हैं, आपने कहा सर इसमें कुल कितने पद हैं? नहीं, 22 तब होता जब ये 2 से लिखा होता, तो 22 में ये 5 पद कम है, इसमें कुल कितने पद हैं? 22 में 5 कम कर देंगे, 17 पद है। निकाल सकते हैं ना। पद निकालने के लिए हमने फार्मूला समांतर श्रेणी में बताया था, कुल पद n बराबर कितना होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, है ना ये फार्मूला। अंतिम पद कितना है? 44 माइनस प्रथम पद कितना है? 12, अंतर कितने कितने का है? 2 का, प्लस 1। तो 44 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 44 में से अगर 12 घटा देंगे 32 बटा 2, तो 32 बटा 2 प्लस 1, 32 में 2 से भाग करेंगे 16, 16 और 1 तो 17 पद है। तो निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये सोचना है ना कि एग्जाम में अगर ऐसे छोटे छोटे सवाल में फिर आप पद निकालने के लिए गिनती लिख रहे हैं, सही ना, या कोई ऐसे लिख रहा है कि 12 से, बहुत से लोग देखना एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो बहुत से लोग ऐसे लिखेंगे 12 14 16 18 ऐसे 44 तक, तब गिनेंगे 1 2 3 4 5 17 तक। तरीके वो भी सही है, लेकिन वो सब कक्षा 10 तक का 12 तक का सही है, जहां 3.25 घंटे का पेपर है। समझ में आ गया ना। तो कुल कितने पद हैं? 17। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको पहला पद पता है और अंतिम पद पता है तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे सवाल लगा सकते हैं। पहला पद है 12 और अंतिम पद है 44 बटा 2, और कुल किससे गुणा कर देंगे? 17 से। ये तो है ना। औसत गुणे संख्या,
योग बराबर औसत गुणे संख्या। इसको काट दीजिए आप, 2 से काट देंगे, यहां जाएगा 6 और यहां कितना आ जाएगा 22। 22 और 6 28, 28 गुणे 17, गुणा कर लेंगे। तो अगर गुणा करेंगे, गुणा कर लेंगे ना सब लोग, 476, ये भी तरीका से लगा लेंगे ना। अगर पद ही निकाल लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। पद निकाल लेंगे तो औसत निकाल लेंगे, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या आती है। तो चाहे बीच वाली संख्या निकालिए, अगर भुजवानी निकाल लेंगे तो सही, नहीं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो भी औसत आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 22 और 6 28। इसका मतलब इसमें जो सबसे बीच की संख्या होगी वो कौन सी होगी? 28 होगी। 28 में सीधे 17 पद है, 17 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल। अब अगला लिखिए विषम संख्या। ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या है? इसका भी परिभाषा सेम वही है। वो संख्याएं कौन सी थी? सम संख्याएं कौन सी थी? ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो। इसका उसी का उल्टा, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित ना हो। देख लेना, ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित ना हो। अब पूर्णांक का मतलब फिर से यहां पर धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। तो अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो इसका उदाहरण कितना होगा? 2 प्रकार का। एक होगा धनात्मक विषम संख्या और दूसरा होगा ऋणात्मक। यानी -1, -3, -5, -7 जो 2 से ना विभाजित हो। जैसे यहां 1, 3, 5, 7। समझ में आ गया ना। अब ये अलग बात है कि एग्जाम में आपसे माइनस जल्दी पूछता नहीं है। जैसे कोई नॉर्मली पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आदमी 1 बता देता है, सही ना। लेकिन विषम संख्या माइनस में भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना से। बात समझ में आ रहा है ना। यानी विषम संख्या धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो यहां भी अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटी विषम संख्या, तो बात फिर से वही आएगी कि ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन धनात्मक अगर पूछेगा तो फिर 1। तो आप लिख लीजिए यहां पे, यहां नोट करके लिख लीजिए सबसे छोटी। हाँ बताइए। अच्छा यहां उल्टा लिख दिए हैं। नहीं नहीं, ये ध्यान नहीं दिए, सही कर लीजिए आप। मतलब ये ऋणात्मक का है, ये धनात्मक, ये गलती से लिख दिए थे। तो ऋणात्मक ऋणात्मक वाला, धनात्मक धनात्मक वाला। सबसे छोटी धनात्मक सम विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या कौन सा होगा? 1। अब कोई पूछे ऋणात्मक कौन सा होगा, तो ऋणात्मक ज्ञात नहीं कर पाएंगे अनंत तक, क्योंकि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक संख्याएं हैं, सही है ना। यानी अगर हम एक लाइन में उदाहरण लिखें तो उदाहरण कैसे लिखेंगे? +-1, +-2, +-3, इस टाइप से होगा ना। तो अनंत तक होगा, यानी माइनस भी अनंत तक, प्लस भी अनंत तक। लेकिन धनात्मक बताया जा सकता है, सबसे छोटा धनात्मक 1। चाहे धनात्मक सम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, दोनों के बीच में हमेशा 2-2 का अंतर हो।
प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला कितना होगा? इसका निकाल के एक बार बताना आप लोग, जैसे भी समांतर सेट से लगाए थे ना, प्रूफ करके बताइए। प्रथम n का मतलब कौन सा होगा? 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे जोड़ेंगे कहां तक? n तक। समांतर श्रेणी से इसका निकाल के बताइए, जिसे भी हमने सम का बताया था। नहीं निकाल पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करिए। मैथ का आता है, प्रयास करिए। मैथ की परिभाषा जो हम बताते हैं कि मैथ, जैसे ठंडी में कोहरा गिरता है ना, तो ठंडी में जो कोहरा गिरता है उसी कोहरे के समान है कि रास्ता नहीं दिखाई देगा, चलते रहेंगे रास्ता बन जाएगा। हालांकि पूरा फार्मूला, कम से कम पूरा लाइन फार्मूला ही लिखिए ना। ये फार्मूला है, ये वाला लिखिए पूरा फार्मूला। कोई व्यक्ति कमजोर तेज नहीं है, सही ना, बस खाली प्रयास करिए। पूरा फार्मूला उतार दीजिए, एक बार लिख दिए पूरा फार्मूला। सही है। अब n का मान तो ये नहीं है, सवाल में भी n लिखा है ना, तो ये नहीं लिखेंगे। a का मान कितना है सवाल में? ये है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 1 है। जहां दो a लिखा उसके स्थान पे 1 लिखेंगे। d कितना है? अंतर कितने कितने का? d का मतलब अंतर होता है ना, तो अंतर कितने कितने का है? 2 का, तो वहां 2 रख के सॉल्व कर देंगे मान। किसी का आया? n इंटू n माइनस 1, यह है आपका कितना है? n इंटू n माइनस 2, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना है? n इंटू n माइनस 2। चलिए अब हम बता रहे हैं, अभी लिखना मत, ये वाला गलत है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। देखिए योग कितना होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो ये नहीं है, n/2, 2a का मान कितना है? 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है? 2, ये लिखेंगे ना, n/2, 2 प्लस 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2n, ये कितना हो जाएगा? -2। गुणा से होगा ना भाई, 2 का गुणा n में होगा तो 2n, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 भी तो आएगा ना। इस 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? n/2 इंटू 2n। अच्छा, क्या 2 से 2 भी कट जाएगा? कितना आ गया? n²। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सीधे सीधे n² होता है। हाँ, वही लोग यही छूट गया, इसलिए गलत आ गया था ना। समझ में आ गया ना? तो अगर विषम संख्या का है तो सीधे से n²। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, हम फार्मूला आपको याद बता भी रहे हैं कि n² आएगा, अगर याद है तो सही है, नहीं तो इससे आप लगा सकते हैं काम, दोनों से योग निकल जाएगा किसी भी सवाल का।
चलिए एक क्वेश्चन बताइए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 15 क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? हाँ, तो 15 विषम संख्याएं हैं तो अभी फार्मूला लिखा है, विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, एन स्क्वायर। तो सीधे सीधे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 लग जाएगा ना। दूसरा बताइए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 625। किसी को यहां तक दिक्कत है? फिर से 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625। अब इसमें भी कभी कभी आपसे जो सवाल पूछेगा वो सीधे सीरीज से नहीं पूछेगा, मतलब बीच की संख्या से पूछेगा। जैसे 11 + 12 + 13 + 14 + 25, इसका योगफल मान कितना आएगा? यानी 11 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। ग्यारह से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल 544। तो 11 से 25 तक आपसे पूछा है, ये तो है ना। तो आप देखिए, एक तो आप विषम संख्या से भी लगा सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि हम आपसे सिर्फ ये पूछे 11 से 25 तक कितने पद होंगे। बताइए 11 से 25 तक कितने पद होंगे? भाई n का मान निकाल सकते हैं ना, कुल कितने पद है। तो आप कहेंगे सर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा अंतर 2 का +1। 25 में से 11 घटाएंगे 14, 14 बटा 2 +1, तो 7 और 1 8, कुल 8 पद होंगे। ये तो है ना, कुल 8 पद। कोई दिक्कत है? तो योग निकालना है, योग बराबर क्या लगा सकते हैं? योग बराबर कितना हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे संख्या, संख्या कितना है? 8, 2 से काट देंगे आ जाएगा 4। 25 और 11 35, 35 गुणे 4, 35 दूना 70, 7 दूनी 14, 140। ये नहीं आया था? अच्छा नहीं, हाँ संख्या पद तो 8 ही है, सही है। कहीं दिक्कत हो बताइए आप लोगों को। 11 और 25 36 होगा, हाँ सॉरी, ये 11 और 25 36, 35 नहीं 36 होगा। तो 36 गुणे 4 कर दीजिए, कितना आएगा? तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 144 आएगा ना, 144। क्लियर है? किसी को दिक्कत बताइए। लगा लेंगे ना, सम और विषम के योगफल पर आधारित सवाल, नॉर्मल सवाल रहेगा, आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करिए किताबों से, है ना। जो सवाल नहीं लगता है उसको आप लेके आइए और पूछिए, है ना। ग्रुप में नंबर जुड़ा है, ग्रुप में फोटो खींच के भेज दीजिए, लेकिन सवाल छोड़िए मत, है ना। उसमें ये मत सोचिए कि अगर हम ग्रुप में फोटो खींच के भेजेंगे तो दूसरा देखेगा तो कहेगा इनको ये सवाल नहीं आता। जैसे बहुत से लोग है ना, एक आध की बात नहीं करे, बहुत से लोग मतलब थोड़ा सा बेइज्जती को डरते हैं कि पूछ लेंगे बेइज्जती होगा, है ना। बस एक लक्ष्य बना लेना कि अभी कोई बेइज्जती नहीं है, लेकिन जब पुलिस का पेपर दे के आएंगे नहीं होगा तो दूसरे की तो बात छोड़िए, आपको अपने आप में भी गर्व होना चाहिए ना। इसलिए कोई भी चीज कमजोर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना।
और जिसको पूछने से डर लगता है वो सिर्फ इतने सोच ले कि जो भी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं उनको नहीं आता है तभी पढ़ रहे हैं, सही ना। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बगली वाले को आता होगा, हमको नहीं आता, पूछ लेंगे भी लोग हंस देंगे। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप नहीं पूछ पाएंगे, है ना। पूछिए, हमारे क्लास में एक बार नहीं 4 बार पूछिए, लेकिन सिद्धांत ये हो कि जब यहां से जाइए तो ये आपको पछतावा ना हो कि हम पढ़ने आए थे और आज बिना कुछ सीखे जा रहे हैं। आए थे तो कुछ सीख के जा रहे हैं ताकि चेहरा खिला खिला हो। जब सीख के जाएंगे तो तभी आप घर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, सही ना। बोरिंग नहीं लगना चाहिए, अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर दिक्कत है। चलिए एक फार्मूला और लिख लीजिए आप, बस ये अंतिम फार्मूला है। इसके बाद पूरे अंकगणित में फार्मूला आपको बहुत नहीं मिलेगा, तो ये भी योग का ही फार्मूला लिखना है। लिख लेना, n तक की सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। n तक लिखा है, n तक का मतलब जैसे 20 तक, 25 तक, 30 तक, सही ना। n तक की सम संख्या का बोले या विषम का बोलेगा, दोनों के लिए एक के फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला कौन सा होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। सिंपल सा फार्मूला है, क्रमागत 3 संख्या लिख देना है। यानी 20, जैसे अगर 20 पद होगा तो 20, 21, 22, ये तो आएगा ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। सर यहां ध्यान देना, यहां लिखा है n तक, n तक मतलब कुल n पद नहीं है, n तक है। जैसे हम कहें 20 तक की सम संख्या, तो 20 तक की सम संख्या में कुल कितने पद होंगे, 10 पद होगा। तो 10 नहीं लिखेंगे, यहां 20 ही लिखेंगे। मतलब जो यहाँ n है वो अंतिम सम संख्या है, ऐसे कह सकते हैं ना। और अगर विषम का कहेगा तो अंतिम विषम संख्या है। क्लियर है। मतलब यहाँ n अगर सम कहेगा तो सम लिखना है, विषम कहेगा तो विषम लिखना है। जैसे सवाल लिखिए, से 40 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योग। 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। अब 40 तक सम संख्या का मतलब ये ऐसे है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, कहां तक, अंतिम पद ही 40 है। जबकि 40 पद बोलता तो अंतिम पद 80 हो जाता। समझ आया ना दोनों में अंतर। तो बस 2 से लेके 40 तक को जोड़ना है। तो अंतिम पद कौन सा है, 40। लिख देंगे फार्मूला, 40 गुणे 41 गुणे 42 बटा 6, 6 से काट देंगे, 6 सतह 42। गुणा कर लीजिए इसका, तो ये 7 चौक 28, या यहीं से गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 गुणे 40, इसका गुणा कर देंगे, 4 सतह 28 के 8 हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, ये आएगा ना 11,480। क्लियर है। किसी को दिक्कत यहां तक बताइए। अब देखिए यही सवाल है, मिटा देना ये। इसी सवाल में मिली थे 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हमने क्या कहा कि n का मान अगर विषम होगा तो विषम लिखना पड़ेगा। 40 तक का सबसे अंतिम विषम कौन सा आएगा, 39। इसका मतलब 39 से जोड़ेंगे, 40 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 40 सम संख्या है ना, तो 39 जोड़ देंगे। तो अगर ये सवाल आएगा तो आप लिखेंगे 39 गुणे 40 गुणे 41 बटा 6।
अब कहेंगे सर 39 इसलिए आया है क्योंकि विषम लिखा है, तो 40 तक के विषम का मतलब 39 तक विषम। तो एग्जाम में 39 लिखा होता तो भी यही लगता, और 40 लिखा होगा तो भी यही लगेगा, क्योंकि 40 को नहीं जोड़ना है, वो विषम सम संख्या है। क्लियर है ना? जोड़ देंगे इसको, यहां से जोड़ देंगे फिर से, तो ये 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 2 से काट देंगे 20, गुणा कर लेंगे तो 13 दूना 26, 260 गुणे 41। या गुणा दूसरे तरीके से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। इसका मैं पहले कर लें। 13 एक कम 13 के 3 हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 53 गुणे 20, 5 दूनी 10 और 33 दूना 66, 1066। सही है ना? हमारे समझ से लगा सकते हैं अब। पता है किसी को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी किसी भी संख्या में किसी को समझने में दिक्कत हो? क्लियर है ना पूरा टॉपिक? देखिए हमने आपको प्राकृतिक संख्या बता दिया, पूर्ण संख्या बता दिया, भाज्य बता दिया, अभाज्य बता दिया, परिपूर्ण बता दिया, सम और विषम बता दिया। तो जितनी संख्याएं थी लगभग सारी संख्याएं खत्म, यही ना? अब हम सवाल लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा। ये तो एक प्रकार से थ्योरी हो गया ना पूरा, हमने आपको जानकारी दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक का सवाल मिक्स लिखेंगे। मिक्स का मतलब कभी सम का लिखेंगे, कभी विषम का लिखेंगे, कभी प्राकृतिक का लिखेंगे, कभी जो हमारा मन करेगा वही लिखेंगे, और उसका उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? देखिए यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर 55 है, तो 3 + 6 + 9 + 12 + 30 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इतना बराबर क्या होगा? बात तो एक है ना? बताइए मान कितना आएगा? एक 140, 155, 165 और नोटा, ये ऑप्शन है।
मोबाइल से नहीं जोड़ना है, मोबाइल से जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। दो सौ सत्तर नोटा लिखा है, नोटा भी हो सकता है ना। कितना आएगा? 270। और लोग बताइए, आप लोगों का पीछे कितना आया? चलिए देखिए, हम बता रहे हैं सवालों को, इतनी देर में सवाल नहीं लगेगा, सही ना। सवाल को अगर आप ध्यान से देखिए, हमने इसका मान पूछा है, समझना आराम से, इसका मान पूछा है, इसका मान दिया है। क्या इस पूरे लाइन में 3 कॉमन है? 3 कॉमन है ना भाई। यहां अगर हम इसे 3 कॉमन ले ले तो यहां बचेगा 3 एक कम 3, यहां कितना बचेगा 3 दूनी, यहां कितना बचेगा 3 त्रिक्का, यहां कितना बचेगा 3 चौक 12, ऐसे आगे लगातार बचेगा, फिर 3 दाम 30। क्या इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3, इस पूरे का योगफल बताया है सवाल में, कितना है? 55। तो 55 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 165। बस यही सही है। समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत है बताइए? बस 2 सेकंड का काम था। अगर जिसको ये पता होता, जैसे हमको पता था, तो क्या है पूरा लाइन लिखते? नहीं लिखते, सीधे हम देख लेते 3 का गुणा 55 में करिए, उत्तर आ गया। और हमने जब ऑप्शन लिखा था तो रट के नहीं लिखा था, हमको पता था कि आगे 3 कॉमन है, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, वही सोच के लिख दिए थे। क्या हुआ? जोड़ के थोड़ा लगा पाएंगे इस बार। हाँ नहीं, हाँ सही है आपकी बात, लेकिन देखिए अब एग्जाम में जैसे इन्होंने कहा जोड़ के लगा दीजिए, सही ना, जैसे पीछे मोबाइल से जोड़ रहे थे उससे तो आ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में 10-15 सेकंड में लगाना है ना सवाल। अब जैसे मान लीजिए हमने ये सवाल 2 सेकंड में लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड से 3 सेकंड का काम था, ये तो है ना। तो अब अगर 3 सेकंड में सवाल लगा लेते तो मान लीजिए एक सवाल पे हमारा 40 सेकंड बचता, तो जब ये 40 सेकंड बचेगा तो हम बढ़िया सवाल लगाएंगे, कोई जो सब लोग छोड़ेंगे एग्जाम में। नहीं मानते हमारी बात? समझ रहे हैं ना भाई? सारे सवाल नॉर्मल नहीं होंगे कि सब सवाल ऐसे मुझे नहीं लग जाएगा। तो जो सवाल 1 मिनट 1.5 मिनट का होगा, या जो सवाल थोड़ा सा फंसने वाला होगा मैथ का, रीजनिंग का, या हिंदी का जो बड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें सवाल में समय लगेगा, वहां समय कहां से आएगा? इसी सवाल से आएगा। नहीं समझ में आप लोगों को? हमने ये कहा कि ये 1+2 यानी 1 से 10 तक का योग 55 दिया है। तो हम ये लाइन पूछा तो हमने कहा इसमें 3 का ये पहाड़ा लिखा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 कॉमन कर लिए। तो 3 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 1 से 10 तक बच गया। 1 से 10 तक का योग लिखा है 55, यहाँ 3 है, 3 का 55 में गुणा कर देंगे, सही ना, कितना जाएगा? 165 आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 3025, 3025 है, तो 4 प्लस 32 प्लस 108, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान बताइए। प्लस 4000 का मान होगा, ऑप्शन है 6050, 9075।
6050, 9075, 12100 और 24200। चलिए ये ऑप्शन लिखा है, बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे, फिर से समझिए। अगर ये वाला मान दिया है तो ये भी किसी ना किसी पावर में हो सकता है। जैसे आप देखना ये दो, हाँ यहां अगर देखेंगे तो ये कितना लिखा हो सकता है, 2 का पावर। हाँ 2 का पावर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 2 का पावर, 2 दूनी 4 प्लस, सही है। ये 32 लिखा है तो 32 कितना होता है, या ऐसा देखिए, ऐसा नहीं देख पा रहे हैं ना, दूसरा देखिए। क्या इसमें ये 4, क्या इसमें 4 कॉमन है, 4 फिर से कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिए। यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा 8, 8 चौक 32 ना। यहां कितना बचेगा, 4 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा, अरे 4 से भाग जाएगा ना, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 सते ऐसे बचेगा ना, ऐसे बचता रहेगा। ऐसे यहां 4 से अगर भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 1000, ये बचेगा ना 4। 1 का मतलब 1 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका मतलब 10 का क्यूब। फिर से इसका मान दिया है सवाल में, दिया है ना, 4 गुणे 3025, गुणा कर लेंगे 25 का 100, 4 3 12, यानी 12100। हाँ मतलब 121 या 12100 बात लग जाएगा ना। अब देखिए हमने 2 तरीके में क्या बताया कि अगर इस टाइप का सवाल आए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे ना पहले पद का अंतिम में इसे गुणा कर दीजिए। हम चाहते तो पहले भी बताते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले सवाल लगाइए, समझिए, फिर तरीका सीखेंगे। पिछले वाले सवाल में भी यही था, इस सवाल में भी ये एग्जाम में आएगा, सीधे पहले वाले पद का अंतिम पद में गुणा कर दीजिए, अज्ञात पद का मान आ जाएगा। कर सकते हैं ना, 10-10 सेकंड का सवाल है।